नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कपूरिया एक बार फिर से आप सभी का अभिप्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है दुग्ध रसायन में दूध के संगठन के बारे में, जो कि सॉइल केमिस्ट्री का टॉपिक है कि दूध के संगठन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं और ये दूध के संगठन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही मार्केट मिल्क के प्रकार, इन सब बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुँचे और हम भी आपके लिए कुछ बेहतर करने का विचार कर सकें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दूध के संगठन के बारे में या कंपोजिशन ऑफ मिल्क। उससे पहले हम देखेंगे दूध के भौतिक गुण, दूध के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। दूध के भौतिक गुणों की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग किसके कारण से होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार है केसीन प्रोटीन या केसीन प्रोटीन के कारण। दूध का सफेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण से, साथ ही दूध का हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग के लिए जिम्मेदार है कैरोटीन प्रोटीन या कैरोटीन प्रोटीन की अधिकता। ध्यान रखें, चाहे दूध की बात हो, चाहे क्रीम की बात हो या फिर वसा या घी की बात हो, इन सब में दूध का इनका सबका हल्का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन की अधिकता से होता है। फिर है दूध का मीठापन। दूध के मीठेपन के लिए जिम्मेदार है लैक्टोज शर्करा। दूध की शर्करा को लैक्टोज या दुग्धम कहा जाता है। तो दूध का मीठापन लैक्टोज शर्करा के कारण से, और सबसे मीठा दूध होता है पशुओं में भैंस का, और वैसे बात करें तो सबसे ज़्यादा मीठा दूध होता है मानव स्त्री का। तो उसके बाद में है देखो आपेक्षित घनत्व। दूध का आपेक्षित घनत्व, दूध का आपेक्षित घनत्व होता है 1.028 से लेके 1.032। सभी पशुओं का बात करें तो औसतन 1.028 से लेके 1.032 के मध्य। उसके बाद में जैसे दूध का पीएच मान, तो दूध का औसत पीएच मान होता है 6.5 से लेके 6.7 के मध्य। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि दूध का औसत पीएच मान होता है 6.5 से लेके 6.7 के मध्य। अगर कोई भी ऑप्शन दे तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन ये माना जाएगा। फिर है दूध की अम्लीयता। दूध की अम्लीयता की बात करें तो यह होती है 0.12 से लेके 0.18 के मध्य। ठीक है, 0.12 से लेके 0.18% के मध्य। या इसका औसतन देखा जाए तो 0.14 से लेके 0.16% के मध्य भी सही माना जाएगा। ये थे इसके मुख्य भौतिक गुण जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे दूध का हिमांक, हिमांक बिंदु, हिमांक से तात्पर्य जमाव बिंदु, कि दूध का जमाव बिंदु कितना होता है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो जल का जमाव बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूध का जमाव बिंदु जल से भी कम होता है -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है दूध का कवथनांक। कवथनांक, कवथनांक यानी कि उबाल बिंदु, वह बिंदु जिस पर दूध उबलना प्रारंभ हो जाता है। सामान्यतः जल का देखें तो 100 डिग्री होता है और दूध का हमेशा जल से अधिक 101 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है दूध का गाढ़ापन। दूध का गाढ़ापन होता है 1.5 से लेके 2 सेंटीपाइज। किस में मापा जाएगा? सेंटीपाइज में, गाढ़ापन या विस्कोसिटी। फिर जैसे दूध की विद्युत चालकता, विद्युत चालकता
विद्युत चालकता होती है 0.005 महोज। ठीक है, 0.005 महोज। फिर है दूध का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, दूध का अपवर्तनांक होता है 1.344 से लेके 1.348। ठीक है, और जल का देखा जाए तो होता है 1.33। ये थे दूध के मुख्य भौतिक गुण। और इनमें से देखा जाए तो ये मुख्य रूप से 4-5 क्वेश्चन है, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अभी सुपरवाइजरी में पूछा गया है दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण से? कैरोटीन के कारण से। इजी सा क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं हम, जैसे अब बात करते हैं दूध की परिभाषा। दूध के संगठन से पहले देखते हैं दूध की परिभाषा। दूध या मिल्क किसे कहते हैं? दूध या मिल्क किसे कहते हैं? देखिए, वत्स्य जनन के 15 दिन पूर्व व 10 दिन पश्चात मादा पशु के थनों से प्राप्त होने वाला लैक्टियल शरण ही क्या कहलाता है? दूध। ठीक है, तो स्वच्छ मादा पशु के वत्स्य जनन के 15 दिन पूर्व व 10 दिन पश्चात प्राप्त होने वाला लैक्टियल शरण, उसे क्या बोलेंगे हमें? दूध या मिल्क। ठीक है, क्योंकि वत्स्य जनन के 15 दिन पूर्व से लेकर 10 दिन पश्चात तक इसके मध्य का जो समय होता है उसमें अयन में खीस के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, या मुख्य रूप से खीस पाई जाती है, इसलिए उसे दूध की या दूध नहीं कह सकते। खीस किसे कहेंगे? कि वत्स्य जनन के 2-3 से लेकर 5 दिन तक दूध की अपेक्षा गाढ़ापन एवं पीलापन लिए हुए जो पदार्थ होता है उसे क्या बोलेंगे हम? खीस। फिर देखो पूर्ण दूध। पूर्ण दूध किसे कहेंगे? पूर्ण दूध का तात्पर्य है कि जैसे गाय और भैंस की बात करें, ठीक है, एक तरफ जैसे गाय के दूध की और एक तरफ है भैंस का दूध, इसमें फैट परसेंट और इस तरफ है SNF%। पूर्ण दूध किसे कहेंगे? कि वह दूध जिसमें न्यूनतम वसा की मात्रा 3.25% व SNF 8.5% से कम नहीं होना चाहिए, उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? पूर्ण दूध की। साथ ही अगर भैंस की बात करें तो वह दूध जिसमें न्यूनतम वसा की मात्रा 6% व SNF 9% से कम नहीं होनी चाहिए, उसे किसकी संज्ञा दी गई है? पूर्ण दूध की। यह गाय वाला क्वेश्चन एक बार सुपरवाइजर में पूछा गया है। ठीक है, फिर है देखो दूध के अवयव। दूध के अवयव या संघटक पदार्थ, कि दूध का संगठन कौन कौन से अवयवों से मिलकर बना होता है। देखिए, सबसे पहले कि दूध को एक संतुलित भोजन या पूर्ण भोजन की भी संज्ञा दी गई है। संतुलित भोजन किसे कहेंगे? वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, एंजाइम्स आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? संतुलित भोजन। उसी प्रकार से दूध भी एक संतुलित भोजन की बात ही कार्य करता है, यानी कि इसमें भी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो दूध के प्रमुख संघटक अवयव हैं जैसे वसा या फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और दूध की कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं लैक्टोज या शर्करा। फिर है जैसे खनिज लवण, विटामिन्स, और इसके अलावा जैसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के पाचन में सहायक, व जल भी। इन सभी पोषक तत्वों को घोलकर रखने का कार्य या विलय का कार्य करता है जल, जिसकी कि दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि ये मुख्य रूप से किस रूप में पाए जाते हैं। अगर मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो ये दूध में किस रूप में पाए जाते हैं। जैसे दूध की जो वसा होती है वो सबसे हल्की होती है, उसका अपेक्षित घनत्व दूध की तुलना में व जल की तुलना में कम होता है, इसलिए उसको अगर अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर घुमाया जाता है तो क्रीम हल्के होने के कारण से ऊपरी सतह पर तैरने लगती है। तो वो किसके रूप में पाई गई? निलंबन के रूप में। तो वसा
निलंबन के रूप में या इमल्सन या सस्पेंशन के रूप में दूध में पाई जाती है। फिर है देखो प्रोटीन, प्रोटीन पाई जाती है पायस के रूप में या इसे कोलाइडल, पायस या कोलाइडल के रूप में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण दोनों ही घोल या सॉल्यूशन, दूध में घोल या सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन ध्यान रखें कि दूध में वसा निलंबन के रूप में, प्रोटीन पायस या कोलाइडल के रूप में, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण घोल या सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये थी सामान्य बातें। चलो एक बार फिर से देखते हैं हम। सबसे पहले देखो बात करें दूध के भौतिक गुणों के बारे में कि दूध के फिजिकल प्रॉपर्टी मुख्य रूप से या इनका मान कितना होता है। सबसे पहले देखें तो देखो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है उसके लिए जिम्मेदार है दूध की केसिन प्रोटीन, क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा भाग होता है केसिन प्रोटीन। कुल दुग्ध प्रोटीन का यह लगभग 80% पाई जाती है और आसानी से पाचक प्रवृत्ति की होती है। तो दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण से इजी सा क्वेश्चन है। साथ ही दूध का हल्का पीला रंग, उस स्थान में अगर हल्का पीला रंग होता तो कैरोटीन प्रोटीन की अधिकता होगी और ये सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दूध का मीठापन लैक्टोज शर्करा के कारण से, तो दूध की शर्करा को क्या बोलते हैं? लैक्टोज शर्करा या दुग्धम। दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 से लेके 1.032 और विभिन्न पशुओं का अलग अलग होता है जो कि हम आगे देखेंगे। दूध का पीएच मान होता है 6.5 से लेके 6.7 के मध्य, सबसे उपयुक्त है 6.5 से लेके 6.7 के मध्य। दूध की अम्लीयता होती है क्योंकि हल्का सा अम्लीय दूध, तो 0.12 से लेके 0.18% के मध्य या 0.14 से लेके 0.16 के मध्य। अगर यह दूध की अम्लीयता 0.20% से अधिक हो जाती है तो दूध गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है। ठीक है, फिर है देखो दूध का हिमांक जमाव बिंदु होता है माइनस का 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर अपेक्षित घनत्व की बात करें तो जल का अपेक्षित घनत्व होता है 1। कंपेयर तरीके से आप याद रखें इसको। इसका कवतनांक उबाल बिंदु होता है 101 डिग्री सेंटीग्रेड और जल की बात करें तो जल का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये साथ याद रखें जिससे कि आपको कंफ्यूज में क्वेश्चन गलत न हो। फिर देखो दूध का गाढ़ापन होता है 1.5 से लेके 2 सेंटीफाइज। विद्युत चालकता होती है 0.005 महोज और इसका अपवर्तनांक होता है 1.344 से लेके 1.348 और मैंने बताया जल का होता है 1.33। ठीक है, ये थे दूध के भौतिक गुण और इनमें से ये देखा जाए तो ये मुख्य रूप से मोस्ट है जिनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस एग्जाम्स में। अब है देखो दूध की परिभाषा कि दूध किसे कहेंगे, तो बस स्वस्थ मादा पशु थनों से, स्वस्थ मादा पशु थनों से वत्स जनन के 15 दिन पूर्व व 10 दिन पश्चात प्राप्त होने वाला लैक्टियल शरण ही क्या कहलाता है? दूध। एक पूर्ण दूध में न्यूनतम वसा की बात करें तो 3.25% व एसएनएफ 8.5% पाए जाते हैं और अगर पशुओं की बात करें तो गाय में 3.25 व एसएनएफ 8.5 और स्पेशल भैंस में न्यूनतम वसा की मात्रा 6% व एसएनएफ 9% पाए जाते हैं। फिर देखो दूध के संघटक अवयव या दूध के प्रमुख अवयव या संघटक पदार्थ। तो दूध को एक संतुलित भोजन की संज्ञा दी गई है कि जिस प्रकार संतुलित भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण आदि उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं, उसी प्रकार दूध में भी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, एंजाइम्स आदि उपयुक्त मात्रा में या सही मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इस दूध को भी संतुलित भोजन की संज्ञा या पूर्ण भोजन की संज्ञा दी गई है। वसा दूध में किस रूप में पाई जाती है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वसा दूध में निलंबन या सस्पेंशन के रूप में पाई जाती है, प्रोटीन पायस या कोलाइडल के रूप में पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण दूध में घोल या सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन दूध के प्रमुख अवयवों के बारे में सामान्य जानकारी कि किस अवयव की मात्रा कितनी पाई जाती है और विभिन्न पशुओं में उनकी मात्रा के बारे में। कौन सा भाग सबसे स्थिर होता है, कौन सा भाग सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला होता है, इन सब बातों के बारे में।
दूध का संगठन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर देखा जाए तो इस टॉपिक में से। देखिए दूध के संगठन की बात करें या प्रमुख अवयव, प्रमुख अवयव सबसे पहले है जल या वाटर। ठीक है, देखिए जल या वाटर, दूध में इसकी मात्रा पाई जाती है 80 से लेके 90% तक, और विभिन्न पशुओं के दूध के संगठन में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। जैसे भेड़ में लगभग 80% और वहीं बकरी में यह 87%, तो 80 से लेके 90% के मध्य पाई जाती है। और यह दूध में विलायक या घोलक का कार्य करता है, यानी कि कैसे कि दूध के जो भी प्रमुख अवयव जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब को घोल कर रखने का कार्य करता है। फिर आगे दूसरा है वसा, वसा या फैट। देखिए वसा या फैट की बात करें तो दूध का सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव, दूध का सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? वसा। कैसे? यानी कि ब्यात के शुरुआत में इसकी मात्रा कम होती है और जैसे जैसे ब्यात का काल बढ़ता जाता है या समय बढ़ता जाता है, वसा की मात्रा बढ़ती जाती है और जल की मात्रा कम होती जाती है। तो शुरुआत में वसा की मात्रा कम और ब्यात के अंत में वसा की मात्रा अधिक, इसलिए सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव है वसा। दूध की कीमत का निर्धारण, दूध की कीमत का निर्धारण यह भी किसके द्वारा किया जाता है? वसा के द्वारा। दूध की कीमत का निर्धारण कौन से अवयव के द्वारा? वसा के द्वारा। कि जैसे प्रति फैट रेट दूध की कीमत का निर्धारण होता है। फिर है सर्वाधिक वसा। अगर सर्वाधिक वसा की बात करें तो सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है भेड़ के दूध में। पशुओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है भेड़ के दूध में 7.9%। और अगर नस्लों की बात करें तो भैंस की भदावरी नस्ल में सबसे ज़्यादा वसा परसेंट पाई जाती है 12 से लेकर 14%। ठीक है, तो अगर स्पेशल भैंस की नस्लों की बात आए तो भदावरी नस्ल में सबसे ज़्यादा वसा परसेंट पाई जाती है, और अगर पशुओं की बात आए तो सबसे ज़्यादा भेड़ के दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। फिर देखो यह ऊर्जा का भी मुख्य स्रोत है। जैसे यह ऊर्जा का भारी स्रोत है। 1 ग्राम वसा के सेवन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति, या कार्बोहाइड्रेट की तुलना में CHO की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? वसा के द्वारा। ठीक है, फिर है देखो वसा में और कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? जैसे वास्तविक वसा, ठीक है, स्वतंत्र वसा, फिर है जैसे स्टेरोल, इसके अलावा जैसे वसीय अम्ल। ठीक है, यहां देखते हैं हम वास्तविक वसा की बात करें। वास्तविक वसा, घी में वास्तविक वसा पाई जाती है 99.5%। ठीक है, अगर घी की बात करें तो। और घी में स्वतंत्र वसा पाई जाती है 0.5%। ठीक है, वसीय अम्ल और एक जैसे फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड्स। वसीय अम्लों की बात करें तो जो भी वसा में या घी में जो भी वसीय अम्ल पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ओलिक अम्ल। वसीय अम्लों में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? ओलिक अम्ल, और इसकी मात्रा पाई जाती है 33%। ठीक है, अम्लों में या वसीय अम्लों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? ओलिक अम्ल की
33%। और दूसरा स्थान है जैसे पामेटिक अम्ल, इसकी मात्रा पाई जाती है ओलिक अम्ल की तुलना में कम, लगभग 25%। ठीक है। फिर देखो फास्फोलिपिड्स, जो कि एक जैविक क्रियात्मक की भांति कार्य करता है, और जैसे ये सबसे ज़्यादा पूर्ति करता है, जैसे लिनोलोइक अम्ल जो कि हृदय को शक्ति प्रदान करता है, और इस लिनोलोइक अम्ल की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है कुसुम में। किसमें मात्रा पाई जाती है सबसे ज़्यादा? कुसुम में। एक जो वसा होती है, इसका लगभग 43% भाग ये होता है असंतृप्त, और लगभग 57% भाग होता है संतृप्त वसा। ठीक है, ये था वसा के बारे में सामान्य जानकारी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। देखो, दूध के प्रमुख अवयवों में सबसे पहले बात की हमने जल के बारे में। जल या वाटर, इसकी मात्रा होती है लगभग औसतन बात करें तो 80 से लेके 90%, और विभिन्न पशुओं के दूध के संगठन में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। ये सभी पोषक तत्व होते हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको घोल कर रखने का कार्य या विलायक के भांति कार्य करता है। फिर दूसरा है देखो वसा या फैट। दूध का सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव है वसा या फैट, यानी कि ब्यात के शुरुआत में इसकी मात्रा कम होती है, और जैसे जैसे ब्यात काल बढ़ता जाता है वसा की मात्रा बढ़ती जाती है। और हमेशा ये इसका अपोजिट भी होता है कि जैसे जैसे वसा की मात्रा बढ़ती है दूध की मात्रा कम होती जाती है। तो सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव है दूध का वसा। सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव होता है लैक्टोज, क्योंकि शुरुआत में भी उतना ही मिठास होता है दूध में और अंत में भी उतना ही मिठास, लेकिन लैक्टोज सबसे अस्थिर रहता है। वो कुछ समय के लिए स्थिर, बाकी फिर कुछ 4-5 घंटे पश्चात वह दूध लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदलने लगती है, इसलिए उसको सबसे अस्थिर माना जाता है। एक दूध की कीमत का निर्धारण भी किसके द्वारा होता है? वसा के द्वारा। फिर है सर्वाधिक वसा पाई जाती है भेड़ के दूध में, बात क्लियर, और सबसे ज्यादा पाई जाती है 7.9%। और अगर पशुओं की नस्ल की बात करें तो बदावरी नस्ल, भैंस की बदावरी नस्ल में 12 से लेकर 14% तक वसा की मात्रा पाई जाती है। ये वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऊर्जा का भारी सूत्र भी है। जैसे 1 ग्राम वसा के सेवन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, या कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 गुना ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, बात क्लियर। फिर देखो वसा के जैसे अनेक रूप है, जैसे वास्तविक वसा, स्वतंत्र वसा, स्टेरोल, वसीय अम्ल, फास्फोलिपिड्स आदि पाए जाते हैं इसमें। तो घी में या वसा में वास्तविक वसा की मात्रा होती है 99.5%, और स्वतंत्र वसा की होती है 0.5%। ये दोनों भी आप साथ याद रखें। फिर उसके बाद में है स्टेरोल, फिर है वसीय अम्ल। वसा में जो वसीय अम्ल पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है ओलिक अम्ल की, और दूसरा है पामेटिक अम्ल। फास्फोलिपिड्स एक जैविक क्रियात्मक की भांति कार्य करता है, और जैसे इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा यह एक, जैसे बात करें तो लिनोलोइक अम्ल की भी पूर्ति करने वाला स्रोत होता है। वसा, जो भी वसा होती है उसमें 43% असंतृप्त और लगभग 57% होती है संतृप्त वसा। ठीक है, फिर आगे जैसे इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन। आगे हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में। आगे है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन की बात करें तो गाय के दूध में पाई जाती है 3.5%, व भैंस के दूध में पाई जाती है यह 3.6%। ठीक है, दुग्ध प्रोटीन की देखें तो दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है कैसीन, फिर है जैसे लैक्टो एल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, ठीक है। दूध प्रोटीन में सबसे ज़्यादा जो भाग होता है वह होता है कैसीन का। कुल दुग्ध प्रोटीन का 80% भाग
कुल दुग्ध प्रोटीन का कितना परसेंट? 80% भाग कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन। जैसे गाय के दूध में 3.5% है कुल प्रोटीन, तो उसका 3.5 का 80% या 100 कुल प्रोटीन जैसे 100 है तो उसका 80% कौन सी पाई जाती है? केसिन। और प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन में कि दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है केसिन, फिर है लैक्टो एल्ब्यूमिन व लैक्टोग्लोबुलिन, तो तीनों में सबसे ज्यादा है केसिन। अगर खीस की बात करें, खीस की बात करें तो खीस में जैसे गाय की बात करें तो 17% क्या पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा, तो उसमें लगभग 12% पाई जाती हैं यह लैक्टो एल्ब्यूमिन व लैक्टोग्लोबुलिन, जिसके कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता सशक्त होती है। ठीक है, तो खीस में अधिक पाई जाती है लैक्टो एल्ब्यूमिन व लैक्टोग्लोबुलिन, और दूध में सबसे ज्यादा पाई जाती है तीनों में केसिन प्रोटीन। तो दुग्ध प्रोटीन का प्रमुख भाग है केसिन। फिर देखो प्रोटीन का निर्धारण, प्रोटीन का निर्धारण होता है जेंडोल या पाइनेस विधि के द्वारा, जेंडोल या पाइनेस विधि के द्वारा। ठीक है, फिर आगे देखो दूध में नाइट्रोजन की मात्रा, दूध में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 0.5%। ठीक है, यहाँ इसका मतलब ये है कि प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड के द्वारा, और अमीनो एसिड का संघटक होती है नाइट्रोजन। तो जो भी प्रोटीन होती है उसका 16% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण हम देखें 3.5, ठीक है, कुल प्रोटीन है उसका 16% हो गया 0.5 के लगभग, तो ये हो गई नाइट्रोजन की मात्रा। फिर आगे है जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या CH। देखिए दूध की शर्करा, दूध की शर्करा, क्योंकि दूध का मीठापन किसके कारण से होता है? कार्बन। तो दूध की शर्करा को लैक्टोज या दुग्धम कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज या दुग्धम कहा जाता है। और यह लैक्टोज, यह लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी हुई है। किस किस से? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यह है डाइसेकेराइड, और ये है मोनोसेकेराइड। ठीक है, यानी कि 1 + 1 क्या बना? 2। तो लैक्टोज डाइसेकेराइड का रूप है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है? डाइसेकेराइड। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और किस किस से मिलकर बनी हुई है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी हुई है। दो मोनोसेकेराइड से मिलकर क्या बनी? लैक्टोज नामक डाइसेकेराइड। देखिए लैक्टोज, ये जो लैक्टोज होती है दूध का सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव, दूध का सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव। ठीक है, फिर है दूध का सबसे अस्थिर, सबसे अस्थिर अवयव। वो कैसे? क्योंकि दूध की जो लैक्टोज शर्करा है उसको लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कुछ समय पश्चात क्या कर देते हैं? इसको किण्वित, और किण्वित करके किस में बदल देते हैं? लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, ये नहीं कि तुरंत, जैसे दूध 3 या 4 घंटे पश्चात दूध में धीरे धीरे अम्लता बढ़ती जाती है, क्या इसके जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं वो लैक्टोज शर्करा को किण्वित करके लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे अम्लता बढ़ने से दूध गर्म करने पर क्या हो जाता है? फट जाता है। तो यहाँ पर जो लैक्टोज शर्करा है वो क्या है? अस्थिर। ठीक है, ये कुछ समय पश्चात उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन। अगर लैक्टोज की बात करें
तो देखिए गाय के दूध की बात करें तो इसमें पाई जाती है 4.5 से लेके 4.8%, और भैंस के दूध में पाई जाती है ये 5 से लेके 5.4%। गाय की साहिवाल नस्ल का दूध सबसे मीठा मतलब किसका? गाय की नस्लों में, ठीक है, या भैंस के बराबर मीठा होता है। और अगर मानव स्त्री की बात करें तो मानव स्त्री में लैक्टोज की मात्रा होती है, मानव स्त्री का दूध सबसे मीठा होता है और उसमें लैक्टोज की मात्रा होती है 6.9%। सबसे मीठा दूध होता है मानव स्त्री का। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट या लैक्टोज, ठीक है। फिर आगे जैसे आगे हम देखते हैं खनिज लवणों के बारे में। खनिज लवण, और एक तरफ है विटामिन्स। देखिए खनिज लवणों की औसत मात्रा 1% से कम या औसतन 0.76% पाए जाते हैं। दूध में खनिज लवण की मात्रा 1% से कम या औसतन देखा जाए तो 0.6% से कम। दूध में देखिए जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन आदि खनिज लवण मुख्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं कैल्शियम व फास्फोरस। और जब भी दूध को उपयुक्त माना जाता है, एक तो यह हड्डियों की मजबूती में सहायक होता है, साथ ही रिकेट्स, ओस्टियोमेलेसिया आदि रोगों को दूर करने में सहायक होता है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो विटामिन डी का संघटक तत्व होता है। एक दूध में ऐसा कौन सा खनिज तत्व है जो अनुपस्थित होता है? तो वह है लोहा या फेरस, ठीक है, लेकिन खीस में उपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। खीस में क्या होता है? फेरस से उपस्थित। जब भी तो नवजात बछड़ों को खीस पिलाई जाती है और रक्त की मात्रा बढ़ाने में सहायक, क्योंकि उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? फेरस, जो हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक। तो खीस में उपस्थित लोहा और दूध में अनुपस्थित। ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो विटामिन्स जैसे प्रमुख 6 और उनमें बात करें तो A, B, C, D, E, K, ठीक है। इन प्रमुख 6 विटामिन्स को घुलनशीलता के आधार पर, देखिए घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है वसा विलय, ठीक है, और एक है जल विलय। जल विलय विटामिन है बी व सी और वसा विलय विटामिन है ए, डी, ई, के, ठीक है। या इसे हम यू भी कह सकते हैं के, ई, डी, ए, कीड़ा, ठीक है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन है विटामिन ए, ठीक है। दूध में सबसे कम या अनुपस्थित होता है विटामिन सी। और अगर विटामिन सी पाया जाएगा तो ये किसके दूध में पाया जाएगा? ऊँटने के दूध में, ठीक है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो अधिकांशतः पादप स्रोतों के द्वारा ही प्राप्त होता है। दूध, मांस, अंडा, मछली आदि में अनुपस्थित, तो केवल ऊँटने के दूध में पाया जाता है। और ऊँटने का दूध होता है वो मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। कौन से रोगियों के लिए? मधुमेह रोगियों के लिए। ये भी सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी स्थित है बीकानेर में। अगर घी की बात करें, घी या वसा, तो घी या वसा में भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। ए, डी, ई, के पाए जाते हैं। उनमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए। और दूध में भी सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए। साथ ही अगर वसा का अपेक्षित घनत्व
वसा के अपेक्षित घनत्व की बात करें तो वो होता है 0.93। वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होगा? 0.93। ठीक है, अब देखते हैं, देखो एंजाइम्स कि दूध में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि इसके अवयवों के पाचन करने में सहायक। जैसे देखो लाइपेज, एमाइलेज, फास्फेटेज, प्रोटीएज, केटेलेज आदि एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि जो अवयव पाए जाते हैं दूध के, उनके पाचन में क्या होता है? सहायक। ठीक है, ये हो गए दूध के प्रमुख अवयव। चलो एक बार फिर से देखते हैं इनके। जैसे हम स्टार्ट किए थे प्रोटीन से, तो प्रोटीन की बात करें तो यह गाय के दूध में पाई जाती है 3.5% और भैंस के दूध में पाई जाती है 3.6%। ठीक है, दूध प्रोटीन के भाग हैं केसिन, लैक्टो एल्ब्यूमिन व लैक्टोग्लोबुलिन। यहाँ प्रोटीन में जो भी दूध प्रोटीन होती है उसका सबसे ज़्यादा भाग होता है केसिन। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है? केसिन। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर गाय के दूध में 3.5% प्रोटीन पाई जाती है तो उसका 80% कौन सी होगी? केसिन प्रोटीन। लैक्टो एल्ब्यूमिन व लैक्टोग्लोबुलिन की केसिन की तुलना में दूध में कम मात्रा पाई जाती है। लेकिन खीस की बात करें तो जैसे खीस में प्रोटीन की मात्रा 17% है तो उसमें लगभग 12% लैक्टो एल्ब्यूमिन व लैक्टोग्लोबुलिन पाई जाती हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाने में सहायक। इस प्रोटीन का निर्धारण जेंडोल या पाइनेस विधि के द्वारा होता है। फिर दूध में नाइट्रोजन की मात्रा, दूध में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 0.5%, यानी कि जैसे 3.5% कुल प्रोटीन है तो उसमें 0.5% किसका भाग होगा? नाइट्रोजन का। फिर अगला है देखो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसको कि दूध की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, या दूध की शर्करा किसे कहेंगे? लैक्टोजिया दुग्धम को। लैक्टोजिया दुग्धम को। लैक्टोज होती है एक डाइसेकेराइड होती है। लैक्टोज क्या होती है? कि डाइसेकेराइड होती है जो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए लैक्टोज या कार्बोहाइड्रेट या दूध की शर्करा, यह दूध का सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव होता है, यानी कि ब्यात काल के शुरुआत में भी दूध उतना ही मीठा होगा जो अंत तक दूध का मीठापन होगा, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक दूध समान रूप से मिठास। तो सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव है लैक्टोज। एक दूध का सबसे अस्थिर अवयव है, सबसे अस्थिर, यानी कि जो लंबे समय तक स्थिर न रह सके, क्योंकि दूध की जो लैक्टोज शर्करा होती है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा इसको कुछ समय पश्चात किण्वित करके किस में बदल दिया जाता है? लैक्टिक अम्ल में। ये प्रक्रिया ये नहीं कि तुरंत होती है, यानी दूध के पशु के आयन से दूध को निकालने के 3-4 घंटे पश्चात अगर उसको परिरक्षित नहीं किया जाता तो अम्लता बढ़ने के कारण से या लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण से दूध गर्म करने पर क्या हो जाता है? स्कंदित। फिर देखो अगर लैक्टोज की बात करें तो गाय के दूध में यह पाई जाती है औसतन 4.5 से लेकर 4.8 और भैंस के दूध में पाई जाती है 5 से लेकर 5.4। पशुओं में सबसे ज़्यादा मीठा दूध होता है भैंस का। वहीं अगर प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है भेड़ के दूध में। साहिवाल नस्ल की गाय का दूध गाय के नस्लों में सबसे मीठा या भैंस के बराबर होता है उसका मीठा दूध। समझ गए बात? गाय के नस्लों में सबसे मीठा या भैंस के बराबर लैक्टोज पाई जाती है 5%। तो सबसे मीठा दूध होता है गाय के नस्लों में साहिवाल का। मानव स्त्री के दूध की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा लैक्टोज पाई जाती है 6.9%, इसलिए सबसे मीठा दूध होता है मानव स्त्री का। और वैसे पशुओं की बात करें तो भैंस का। फिर देखो खनिज लवण, इनकी मात्रा 1% से कम या औसतन 0.76% पाई जाती है। दूध में जो भी खनिज लवण पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस, जो कि हड्डियों की मजबूती में रिकेट्स, ओस्टोमेलेसिया आदि रोगों को दूर करने में भी सहायक, क्योंकि ये विटामिन डी का संघटक अवयव। फिर देखिए ऐसा कौन सा खनिज लवण है जो दूध में अनुपस्थित होता है, तो वह है फेरस या लोहा। लेकिन ये किस में पाया जाता है? खीस में पाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो प्रमुख विटामिन 6 की बात करें, ए बी सी डी ई के, इनको घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में वसा विलय व जल विलय। वसा विलय विटामिन हो गए जैसे ए डी ई के या कीड़ा, और जल विलय है बी व सी। दूध में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला विटामिन बी ए,
घी में या वसा में भी सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए। जो भी पूरे विटामिन उनमें सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है ए। वसा में जैसे केवल ये 4 ही पाए जाते हैं वसा विलेय, उनमें भी सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा? विटामिन ए। ठीक है, तो दूध में सबसे ज्यादा विटामिन ए, न के बराबर या अनुपस्थित कौन सा होता है? विटामिन सी। अगर विटामिन सी पाया भी जाएगा तो किसके दूध में? ऊंटनी के दूध में। और साथ ही ध्यान रखिए ऊंटनी का दूध होता है वो मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। फिर देखो एंजाइम्स, जैसे लाइपेज है, एमाइलेज है, केटलेज, फास्फेटेज, प्रोटीएज आदि एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि दूध का पाचन या दूध के जो विभिन्न अवयव हैं उनके पाचन करने में सहायक। ये था दूध का संगठन। अब इस दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, कि दूध का संगठन किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित हो सकता है। वसा का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 0.93 या 0.93 से लेके 0.94 के मध्य। जल का एक होता है, दूध का होता है 1.028 से लेके 1.032 के मध्य। अब देखो दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। देखिए कारकों की बात करें तो जैसे सबसे पहले पशु की जाति, पशु की जाति। फिर है जैसे पशु की नस्ल, ठीक है। फिर है जैसे ऋतु या मौसम, ऋतु या मौसम कैसे दूध के संगठन को प्रभावित करते हैं। फिर है देखो समय अंतराल, फिर है पशु की आयु, पशु का स्वास्थ्य, पशु का आहार, एक पशु की ब्यात अवधि। ये जैसे देखो किस प्रकार से दूध के संगठन को प्रभावित करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं विभिन्न पशुओं के दूध का संगठन, ठीक है। जैसे इस तरफ है ये, देखिए पशु का नाम, इस तरफ है देखो दूध में जल की मात्रा प्रतिशत में, इस तरफ है वसा प्रतिशत, वसा प्रतिशत। यह है दूध का संगठन, ठीक है। इस तरफ है प्रोटीन प्रतिशत और इस तरफ है कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत, ठीक है। विभिन्न पशुओं का देखें तो अब देखिए, जैसे सबसे पहले बात करें गाय की। गाय के दूध में जल की मात्रा होती है लगभग 86.6%। भैंस के दूध में होती है लगभग 82.2%। बकरी के दूध में यह मात्रा होती है लगभग सबसे ज़्यादा 87%। और भेड़ के दूध की बात करें तो लगभग 80.6%, ठीक है। या देखा जाए तो सबसे कम जल की मात्रा किसके दूध में पाई जाती है? भेड़ के दूध में। फिर अगर वसा की बात करें तो देखो गाय के दूध में 4.1%, फिर भैंस के दूध में औसतन 7.3%, बकरे के दूध में 4.2% और भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा वसा 7.9%। प्रोटीन की बात करें तो गाय के दूध में देखिए 3.5,
भैंस के दूध में 3.6, वही बकरी के दूध में भी 3.5, और सबसे ज़्यादा वसा की वो प्रोटीन की मात्रा होती है भेड़ के दूध में लगभग 5.4। कार्बोहाइड्रेट या लैक्टोज की मात्रा तो गाय के दूध में 4.5 से लेके 4.8% के मध्य, ठीक है, या अगर याद रखें तो 4.8 भी ठीक है, 4.8%। भैंस के दूध में 5.4%, बकरी के दूध में 4.5% और भेड़ के दूध में भी 4.8%, ठीक है। ये मुख्य रूप से दूध का संगठन। सभी में खनिज लवण की मात्रा एवरेजन देखा जाए तो 1% से कम होती है, ठीक है, यानी 0.75 से लेकर 0.90 के मध्य। अब देखिए, सबसे पहले देखो पशु की जाति। पशु की जाति की बात करें तो जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, तो प्रत्येक जाति के अनुसार दूध का संगठन क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ठीक है। दूसरा है पशु की नस्ल। अगर एक पशु की जैसे भैंस की बात करें तो भैंस की विभिन्न नस्लों में जैसे मुर्रा है, बदावरी है, सूरती है, इन तीनों के दूध के संगठन में डिफरेंट मिलेगा। जैसे बदावरी में वसा की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, मुर्रा में वसा की मात्रा औसत होगी और सूरती में वसा की मात्रा कम, तो दूध का संगठन क्या होगा, प्रभावित होगा। तो पशु की नस्ल के अनुसार भी दूध का संगठन प्रभावित होता है। फिर देखो ऋतु या मौसम, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। वर्ष में अगर बात करें तो सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है मई जून के महीने में या जून के महीने में, और सर्वाधिक दूध उत्पादन करेगा पशु नवंबर और दिसंबर के महीने में, ठीक है, ये दो मोस्ट है। सर्वाधिक वसा होगी जून के महीने में और सर्वाधिक दूध उत्पादन दिसंबर के महीने में। अगर एक ही पशु का अगर कंपेयर करें तो वही पशु, उसी पशु के दूध का संगठन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उस पशु में वसा की मात्रा जून के महीने में, कि उस समय दूध की मात्रा कम हो जाती है, और सर्वाधिक दूध की मात्रा रहेगी दिसंबर के महीने में। फिर देखो समांतराल की बात करें, जैसे सुबह व सायंकाल या सुबह या शाम। सुबह व शाम में देखते हैं तो सुबह के समय पशु का दुग्ध उत्पादन शाम की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो समांतराल भी क्या कर रहा है, दूध के संगठन को प्रभावित, क्योंकि सुबह से लेकर शाम के मध्य जो समय होता है वह शाम से लेकर सुबह के मध्य की तुलना में क्या होता है, कम होता है, इसलिए शाम को दुग्ध उत्पादन भी कम। पशु की आयु, यह भी दूध के संगठन को प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे जैसे पशु की आयु बढ़ती जाती है दूध का संगठन भी परिवर्तित। पशु का स्वास्थ्य, बीमार पशु के दूध के संगठन में भी परिवर्तन होता है। तो इनमें से कई बार जैसे आपके पूछे कि निम्न में से दूध का संगठन को प्रभावित करने वाला कारक है या निम्न में से कोई कारक नहीं है, तो इनका मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। फिर पशु का आहार भी दूध के संगठन को प्रभावित करता है। अगर बात करें तो वसा की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी अगर पशु को बिनोला खिलाया जाएगा आहार में। पशु के आहार में अगर बिनोला की मात्रा होगी तो वसा % कुछ मात्रा में अधिक अन्य आहार की तुलना में, ठीक है। फिर देखो पशु की ब्यात अवधि का मतलब पशु के वत्स्य जनन के पश्चात शुरू में वसा की मात्रा कम, और जैसे जैसे ब्यात अवधि या पशु का दुग्ध काल बढ़ता जाता है वसा की मात्रा भी बढ़ती जाती है या पशु दूध का संगठन भी प्रभावित होता जाता है। तो ये कारक थे दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं जैसे बाजार दूध, या जिसे हम बोल सकते हैं वैधानिक दूध या मार्केट मिल्क, ठीक। सबसे पहले जैसे देखो संपूर्ण दूध, एक है पूरित दूध, देखिए पहले इन दो को देखते हैं। संपूर्ण दूध किसे कहेंगे, यानी कि वह दूध जिसमें वसा का पृथक्करण नहीं किया गया हो, क्या कहलाता है, संपूर्ण दूध या पूर्ण दूध, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जैसे दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा 3.25% और SNF कितने होने चाहिए, 8.5%, उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण दूध। गाय के दूध की बात करें तो संपूर्ण दूध कहेंगे जिसमें से वसा का पृथक्करण नहीं किया गया हो, वह क्या कहलाएगा, संपूर्ण या होल मिल्क। पूरी दूध या
फिल्ड मिल्क। इसमें क्या होता है कि जो दुग्ध वसा होती है, दूध की वसा, उस दुग्ध वसा के स्थान पर वनस्पतिक वसा को क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित। जो मुख्य वसा होती है उसको निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर कौन सी वसा, वनस्पति वसा को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे मानकीकृत दूध, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मिल्क। देखिए एक शब्द है सेपरेटा, एक तो होता है संपूर्ण दूध और दूसरा होता है सेपरेटा दूध। संपूर्ण दूध जिसमें से वसा का पृथक्करण नहीं किया जाता है उसे संपूर्ण दूध बोलते हैं, और सेपरेटा दूध कहेंगे जिसमें से वसा का पृथक्करण कर लिया जाता है, वह दूध कहलाता है सेपरेटा दूध। अब ये सेपरेटा की 3-4 मुख्य श्रेणियां हैं, जैसे क्योंकि सेपरेटा में न्यूनतम वसा की मात्रा हो सकती है 0.5%। ठीक है, अब इसकी श्रेणियों में सबसे पहले जैसे मानकीकृत दूध दिया, स्टैंडर्ड मिल्क, नाम से मालूम चल रहा है स्टैंडर्ड, यानी कि इसमें वसा की मात्रा होती है 4.5% व एसएनएफ होते हैं 8.5%। वह दूध क्या कहलाएगा, मानकीकृत या स्टैंडर्ड मिल्क। बाजार में मिलते हैं ये मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को, स्टैंडर्ड मिल्क, फिर टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, सेपरेटा आदि। फिर देखो टोड मिल्क, और एक होता है डबल टोड। डबल टोड मिल्क, देखो इसमें वसा की मात्रा होती है 3% और इसमें वसा की मात्रा होती है 1.5%। टोड में एसएनएफ पाए जाते हैं 8.5% और डबल टोड में एसएनएफ की मात्रा होती है 9%। ठीक है, या दोनों बातों का ध्यान दें, ये पूछा गया क्वेश्चन भी है अभी सुपरवाइजर में कि टोड मिल्क में वसा व एसएनएफ प्रतिशत पाया जाता है, तो टोड मिल्क में स्टैंडर्ड मिल्क से कम, यानी कि सस्ता भी रहेगा ये बाजार में, और इसमें स्टैंडर्ड मिल्क की तुलना में वसा की मात्रा कम होगी, यानी कि वसा 3% और एसएनएफ 8.5%। फिर डबल टोड में वसा की मात्रा और भी कम रहेगी 1.5% और एसएनएफ 9%। इसे समझने के तौर पर हम यूं समझ सकते हैं, डबल का मतलब यही नहीं कि वसा डबल होगी सेपरेटा में, यानी कि टोड में अगर 3% है तो डबल टोड में उसकी आधी। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर कि टोड में एक बार निकाली हुई वसा तो 3%, 2 बार निकाल गए तो और भी कम हो गई, कितनी हो गई 1.5%। निकाली एक बार जाती है, लेकिन समझने के तौर पर हम ऐसा समझ सकते हैं। तो टोड में 3% और डबल टोड में 1.5, उल्टा न करें आप, ध्यान रखें। और एसएनएफ होता है इसमें 9% और टोड मिल्क में होता है 8.5%। ये थे मुख्य रूप से दूध के प्रकार। एक इसके साथ ही आप 3-4 मोस्ट क्वेश्चन भी हैं, जैसे अगर हम बात करें आपेक्षित घनत्व, क्रीम का आपेक्षित घनत्व जैसे 0.93 और दूध का होता है 1.028 से लेके 1.032। आपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए यंत्र काम में लेते हैं लैक्टोमीटर। कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, लैक्टोमीटर। और वसा परीक्षण के लिए यंत्र काम में लेते हैं ब्यूटायरोमीटर। ठीक है, और मशीन काम में ली जाती है इसके लिए गर्बर मशीन। वसा परीक्षण के लिए कौन सी मशीन काम में ली जाती है, गर्बर मशीन। ये जो गर्बर मशीन है यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है और उसी सिद्धांत पर क्रीम सेपरेटर मशीन भी कार्य करती है। ठीक है, तो अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा और वसा परीक्षण ब्यूटायरोमीटर नामक यंत्र के द्वारा, और वसा परीक्षण के लिए मशीन काम में लेते हैं गर्बर मशीन, जो कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ये था आपका टॉपिक। चलो